हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है जनसंख्या का वितरण, वृद्धि और घनत्व। इस चैप्टर के 3 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम चौथा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमें मुख्य रूप से बात करनी है भारत में साक्षरता की। साक्षरता का मतलब क्या होता है? किसी भी देश में 7 या 7 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें कहा जाता है वो साक्षर है, उन्हें ही कहा जाता है कि साक्षरता दर कितनी है। तो हमें यही देखना है कि भारत में 7 या 7 साल से अधिक के व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं। किसी भी देश का विकास का आधार उस देश में रहने वाले शिक्षित लोग होते हैं। शिक्षित जन किसी भी देश के विकास का आधार होगा। किसी भी देश में जितने ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होंगे उतना ही ज़्यादा उस देश का विकास हमें देखने को मिल जाएगा। जिस देश में जनसंख्या शिक्षित है वहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हुए भी वह देश प्रगति कर सकता है। यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन न हो, प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से जो भी चीज़ें मिल रही है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन न हो या कम हो लेकिन उस देश की जनसंख्या यदि शिक्षित है फिर भी वह देश प्रगति कर सकेगा। जैसे कि जापान, कोरिया, वियतनाम, स्विट्जरलैंड, ये कुछ ऐसे देशों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधन कम है फिर भी वह देश प्रगति कर रहा है। कारण वहां की शिक्षित जनसंख्या। शिक्षित जनसंख्या जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालती है। किसी भी देश की जो शिक्षित जनसंख्या होती है वो उस देश के सामाजिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर, मतलब कि हर क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उच्च शिक्षित जनसंख्या उस देश के विकास का सूचक होती है। किसी देश में जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे उतना ज़्यादा उस देश का विकास हमें देखने को मिलेगा। ये बातें हम बार बार दोहरा रहे हैं। भारत में साक्षरता की बात की जाए तो ये अलग अलग सालों के प्रतिशत दिए हुए हैं कि प्रत्येक 100 व्यक्ति में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 1951 यानी कि आज़ादी के 4 साल बाद भारत में प्रति 100 व्यक्तियों में सिर्फ 18 के आसपास 18.33% लोग ही पढ़े लिखे थे। मतलब भारत में आज़ादी के बाद साक्षरता दर थोड़ी कम थी। फिर धीरे धीरे समय के साथ जैसे आगे बढ़ेंगे, अब 2011 के आंकड़े देखेंगे जो कि हम बार बार देख रहे हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना पाया गया? 73%। मतलब ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है लेकिन फिर भी 2011 में भी 73% ही है। मतलब कि प्रति 100 व्यक्तियों में से 73 लोग पढ़े लिखे हैं, 27 लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो साक्षर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को ग्राफ के माध्यम से यहां पर बताया गया है। यहां पे जो टेबल रूप में बताया गया है वो यहां पर ग्राफ में बताया गया है। लेकिन ये 1901 से लेकर 2011 तक है। यहां पर साक्षरता का प्रतिशत दिया हुआ है और यहां पर साल दिया हुआ है 1901 से लेकर 2011। 1901 में देखो 10% से भी कम साक्षरता दर। धीरे धीरे ये ग्राफ आगे बढ़ता है, यहां थोड़ा नीचे होता है, वापस ऊपर बढ़ता है और जब हम 2011 में आते हैं तब ये ग्राफ इस 70 वाली लाइन से भी ऊपर चला जाता है। ये करीब 73%, 74% देखने को मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? 73% है, 73% है। अब इसका भौगोलिक प्रतिरूप बताया गया है, वो भी प्रतिशत में। भौगोलिक प्रतिरूप मतलब कि अलग अलग राज्य में साक्षरता दर कितनी है। क्या किसी राज्य में साक्षरता दर बहुत कम है तो उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया गया है और जिसमें साक्षरता दर ज्यादा है उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया गया है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बनाए गए हैं। पहले ग्रुप में साक्षरता दर 60 से 65 है यानी कि कम है। दूसरे ग्रुप में ज्यादा है, तीसरे में और ज्यादा है, चौथे में और ज्यादा, पांचवें में और ज्यादा और छठे में सबसे ज्यादा 85 से 90% है। सबसे कम वाले ग्रुप में है बिहार। तो आपको याद रखना है कि भारत में साक्षरता दर के मामले में बिहार सबसे नीचे है। वहीं
65 से 70 में जम्मू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये क्षेत्र आएंगे। आपको हर राज्य नाम याद नहीं रखना है। बिहार का नाम याद रख लो कि सबसे पीछे वाले में है, और सबसे आगे वाले में आप याद कर लो चंडीगढ़ है, देश की राजधानी नई दिल्ली है। इसके अलावा केरल है। केरल में साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछी जाए तो केरल में है, सबसे कम पूछी जाए तो बिहार में है। आपको पूरी टेबल, हर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वोच्च साक्षरता वाले प्रदेश। ये तो टेबल रूप में हमने देखा था, अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरी रूप में देख लेते हैं। तो सर्वोच्च साक्षरता वाले प्रदेश मतलब कि जहां पर साक्षरता दर 85% से अधिक है, मतलब कि प्रति 100 व्यक्तियों में से 85 लोग पढ़े लिखे हैं। भारत में केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है कितनी? 94%। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। भारत का आंकड़ा याद रखना है कितना? 73-74%। सबसे पीछे कौन है? बिहार। सबसे ज्यादा कौन है? केरल। अच्छा, केरल में कितना है? 94% है। दक्षिणी भारत के अंडमान निकोबार, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत में मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा उत्तरी भारत का चंडीगढ़, दिल्ली, इसके अलावा दमन दीव में भी 85%, 85% से अधिक साक्षरता है। एक एक राज्य का, एक एक केंद्र शासित प्रदेश, एक एक क्षेत्र का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा है 94%। अब इससे कम यानी कि 80 से 85% जिनको रखा गया है उच्च साक्षरता वाले प्रदेश में। इसमें जो हिम शिखरों से घिरे हुए राज्य है, हिम शिखर मतलब जहां बर्फ पड़ती है, जैसे कि हिमाचल है, उत्तराखंड है यहां पर, इसके अलावा सिक्किम है। मध्य भारत में बंबई से लेकर विदर्भ, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यहां पर उच्च साक्षरता है, मतलब 80 से 85% है। वहीं दक्षिण भारत मतलब कि ये आप ये वाला हिस्सा दक्षिण भारत मान लीजिए। दक्षिण भारत के पूर्वी तटवर्ती मतलब ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पूर्वी तटवर्ती मतलब कि जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है, ये पूर्वी तटवर्ती है। यहां पर जो तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु राज्य है, वहां पर भी उच्च साक्षरता हमें देखने को मिलती है। आपको एक एक राज्य याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है औसत से लेके उच्च के बीच में, मतलब कि 75 से लेके 80%। इसमें उत्तर भारत का उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। उत्तरी पूर्वी भारत कौन सा हो गया? ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, ये पूर्वी भारत, ये उत्तर पूर्व भारत, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें नागालैंड और मणिपुर में, इसके अलावा गुजरात और दादरा नगर हवेली में, और दक्षिण भारत के कर्नाटक में साक्षरता का प्रतिशत हमें यह देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। औसत साक्षरता मतलब कि 70 से 75% साक्षरता दर जिन क्षेत्रों में है, जिसमें भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में मेघालय है, असम है, इसके अलावा पूर्वी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में आपको साक्षरता का आंकड़ा ये देखने को मिलेगा। हर आंकड़ा हमारे लिए जरूरी नहीं है। सबसे कम न्यून साक्षरता वाले यानी कि 70% से भी कम साक्षरता दर किन क्षेत्रों की है वो देख लेते हैं। इसमें आ जाएंगे जिन क्षेत्रों की, जिन राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको न्यून साक्षरता देखने को मिलेगी, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का उत्तरी हिस्सा, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार मतलब कि झारखंड, और तटवर्ती आंध्र प्रदेश में न्यून साक्षरता हमें देखने को मिल रही है। इन प्रदेशों में साक्षरता को उच्च करने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों द्वारा और लोगों के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि भारत में साक्षरता दर कितनी है? 73% है, 100% नहीं है। 100 से हम बहुत पीछे हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता दर भारत के किस राज्य में है? केरल में। कितनी है? 94%। सबसे कम किस में है? बिहार में है। इसके अलावा 5 अलग अलग कैटेगरी में भी राज्यों को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है क्लास 1 से लेकर अभी तक, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और अभी तक जो चीजें पढ़ी है उन सभी को इस टेबल के माध्यम से बता दिया गया है। क्या बताया गया है? भारत में जितने भी राज्य है उन सभी के बारे में ये 4 बातें बताई गई है। जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, लिंगानुपात कितना है और साक्षरता कितनी है। घनत्व मतलब, वापस रिपीट करेंगे, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। लोग कितने घने रूप से रह रहे हैं। दूसरा है वृद्धि दर। वृद्धि दर मतलब कि जैसे यहां बताया हुआ भी गया है कि 2001 से 2011 मतलब कि इन 10 सालों में जनसंख्या कितनी बड़ी है प्रतिशत रूप में, यह वृद्धि दर है। लिंगानुपात हमने देखा था,
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंगानुपात कहलाता है। और साक्षरता तो अभी हमने देखा है कि 7 या 7 साल से ज्यादा के वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वो साक्षर कहलाते हैं। तो इस एक ही टेबल में भारत के सारे राज्यों के बारे में ये 4 बातें बताई गई है। और कौन से आंकड़े लिए गए हैं, 1901 के या 1951 के या 1991 के नहीं, लेटेस्ट आंकड़े लिए गए हैं 2011 के। एक बात यहां पे आपको समझा देता हूं मैं कि हर 10 साल में ये जनगणना की जाती है और उसमें ये सारे आंकड़े देखे जाते हैं। अब 2011 के बाद 10 साल बाद यानी 2021 में ये काम होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया और इसको आगे के समय पर टाल दिया गया है। 2023-2024 के बीच में इसके आंकड़े आने की संभावना है। तब तक हमें 2011 के आंकड़ों से काम चलाना पड़ेगा। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, एक एक राज्य का ये 4 आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बताया गया है कि जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के हिसाब से 124, प्रति वर्ग किलोमीटर में 124 लोग रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में 23.6 है, मतलब कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी उसकी बढ़कर 23.6% बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में। लिंगानुपात की बात की जाए यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर जम्मू कश्मीर में कितनी महिलाएं हैं, 889 2011 की जनगणना के अनुसार। और साक्षरता दर देखी जाए तो मतलब जम्मू कश्मीर में प्रति 100 व्यक्तियों में से 67.2% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे करके हर राज्य के बारे में बताया गया है। एक बार हम राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 2011 की जनगणना के अनुसार। वृद्धि दर कितनी है, 21.3। 2001 से 2011 में कितने प्रतिशत लोग बढ़ गए, 21.3% बढ़ गए। लिंगानुपात की बात की जाए तो 928 है, प्रति 1000 पुरुषों पर राजस्थान में कितनी महिलाएं हैं, 928 है। और साक्षरता दर की बात की जाए यानी कि राजस्थान में प्रति 100 व्यक्तियों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 66.1, 66.1। तो राजस्थान के बारे में आप जरूर याद रख लीजिएगा। प्लस भारत के बारे में इन चारों से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, 4 आंकड़े पाए जाएंगे, वो आप याद कर लीजिएगा। ऐसे करके हर राज्य के बारे में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हर राज्य के बारे में ये बात की गई है। और क्या बात की गई है, जनसंख्या घनत्व कितना है, सिक्किम में कितना है, सिक्किम में वृद्धि दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है और साक्षरता दर कितनी है। और सब ये 2011 के हिसाब से है, 2011 के हिसाब से है। यहां पर 2001 से 2011 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 10 सालों की वृद्धि दर बता रहा है। भारत के हर राज्यों के बारे में एक केरल राज्य का हम देख लेते हैं। केरल में क्या बात है, केरल में जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं केरल में, 860। वृद्धि दर कितनी है, 2001 से 2011 में कितने प्रतिशत लोग बढ़ गए, 4.9%। राजस्थान में ये 21.3% था। लिंगानुपात की बात की जाए तो यहां पर 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो लिंगानुपात के मामले में भी केरल नंबर 1 पे है। और साक्षरता के मामले में यहां पर 94% लोग पढ़े लिखे हैं, प्रति 100 व्यक्तियों में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं। तो साक्षरता के मामले में भी केरल नंबर 1 पे है, लिंगानुपात के मामले में भी केरल नंबर 1 पे है। तो इस प्रकार हमने भारत के सारे राज्यों के बारे में ये 4 बातें देखनी है। इसके अलावा तमिलनाडु हो गया। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बात की थी जहां पर केंद्र का शासन चलता है इनडायरेक्टली रूप से। इन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बात की गई है कि इनका जनसंख्या घनत्व कितना, वृद्धि दर कितनी, लिंगानुपात कितना और साक्षरता कितनी। अब हमें एक एक राज्य, एक एक केंद्र शासित प्रदेश को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केरल को देख लो, राजस्थान को देख लो और पूरे भारत का औसत देख लो। तो भारत का औसत यहां पर बताया गया है कि भारत में कितना है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं। वृद्धि दर की बात की जाए 2001 से 2011 के बीच में तो 17.7% है। पूरे भारत की बात की जा रही, पूरे भारत की एवरेज बात की जा रही है। लिंगानुपात की बात की जाए मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 पूरे भारत में। और साक्षरता की बात की जाए तो पूरे भारत का साक्षरता दर कितना है, मतलब प्रति 100 व्यक्तियों पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 73% तो आपको याद क्या रखना है, भारत का औसत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
पूरे भारत के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर राजस्थान राज्य के बारे में बात, और केरल को आप याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो वो भी कोई बात नहीं। आपको याद ये रखना है कि केरल साक्षरता के मामले में भी पूरे भारत में नंबर 1 है और लिंगानुपात के मामले में भी पूरे भारत में नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ पाठगत प्रश्न, पाठ के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8वां क्वेश्चन है। यह 8वां क्वेश्चन कैसे शुरू हो गया? 7 क्वेश्चन अभी तक हमने 3 भाग के अंतर्गत देख लिए हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आसान क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है? अभी हमने देखा दक्षिण भारत के केरल की है। कितनी प्रतिशत है ये? 94% है, 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2011 में भारत की साक्षरता कितनी थी? पूरे भारत की साक्षरता पूछी जा रही है। अभी हमने देखा था भारत के औसत के रूप में ये करीब 73-74% और एग्जैक्ट बोला जाए तो 74.04% है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मैं वापस रिपीट करता हूं, आपको ये 4 आंकड़े जनसंख्या घनत्व, वृद्धि दर, लिंगानुपात और साक्षरता दर किस किस के याद करने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट भारत के याद करने हैं, उसके बाद राजस्थान के याद कर लो। और केरल के बारे में 2 बातें याद रखो कि केरल में साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है और लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं युवा भारत की। युवा भारत मतलब भारत के युवा जनसंख्या की, जो लोग युवा है उसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, इसीलिए हमें भारत की युवा आबादी के बारे में बात करना है। आज रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन देश, ये जो बड़े बड़े और विकसित देश है, ये इस बात के लिए चिंतित है कि उनके देश में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। इन देशों में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है और युवा जो है वो कम है। रूस लगभग 14 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 31 करोड़ और चीन 135 करोड़ आबादी वाले देश है। इन देशों की आबादी हमें दी हुई है, आपको इनकी आबादी याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत की आबादी आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत भी 121 करोड़ का देश है। भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितनी पाई गई? 121 करोड़ पाई गई। हम जनसंख्या के मामले में चीन के बाद नंबर 2 पे आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, और अभी नए आंकड़े जो आ रहे हैं उसके हिसाब से हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो रहे हैं। तो भारत भी 121 करोड़ का देश है और यहां वृद्धों की नहीं बल्कि युवाओं की संख्या बढ़ रही है। इन देशों में जनसंख्या अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर वृद्धों की संख्या ज्यादा है, युवाओं की संख्या कम है। लेकिन भारत में वृद्धों की संख्या कम है और युवाओं की संख्या ज्यादा है। यहां शिक्षित युवाओं की संख्या 35.6 करोड़ से ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी भारत की युवा शक्ति के अंतर्गत आती है, यानी कि विश्व के किसी भी देश से ज्यादा युवा अपने देश भारत में है। आज विश्व के अनेक देशों में भारत के लगभग 3.5 करोड़ युवा डॉक्टर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, अलग अलग प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत की युवा शक्ति इतनी है कि अलग अलग विश्व के लगभग सभी देशों में भारतीय बसे हुए हैं और बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आपने भी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, वीडियोस में देखा होगा। अगर आयु संरचना की बात की जाए प्रतिशत रूप में, तो ये अलग अलग आयु में भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं वो बात की गई है। जैसे कि 0 से 4 साल छोटे बच्चे कितने हैं भारत में? 10.3%। पूरे भारत में यदि 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग ये 0 से 4 साल के हैं। इसी प्रकार 5 से 9 साल की उम्र के कितने हैं? 10.2 है। 10 से 14 इतने हैं, 15 से 19 इतने हैं, 20 से 24, 25 से 29, ऐसे करके 60 से अधिक, मतलब कि हर आयु वर्ग के ग्रुप को प्रतिशत रूप में यहां पर व्यक्त किया गया है। हमें इस टेबल को सिर्फ देखना है, याद करने की जरूरत नहीं है। इस टेबल के माध्यम से यह बताया गया है कि भारत में युवा शक्ति कितनी है। भाई 60 से अधिक जो वृद्ध कहलाते हैं वो 7% ही है। बाकी देखो आप कितना है, 59 से 54 वाले 3.9 है। यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये 9.7, 9.2, 8.6, यानी कि भारत में युवा शक्ति बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार ये वापस इस टेबल को और छोटे रूप में करके बताया गया है। या 0 से 4 था या 0 से 14 साल, मतलब इसको थोड़ा बड़ा रेंज करके बताया गया है। तो 0 से 14 साल कितने प्रतिशत है? 30.5% है। 15 से 40 साल के भारत में कितने व्यक्ति हैं? 41.95%।
यानी कि करीब करीब 42% हो गया है। भारत में युवा शक्ति इतनी ज़्यादा है। 40 से 60 20%, और 60 वर्ष से ज़्यादा ये 7.55, इसे 8% आप बोल सकते हो। तो आने वाले वर्षों में भी भारत विश्व का युवा देश ही बना रहेगा। आने वाले समय में भी जैसे उम्र भी इनकी बढ़ेगी तब भी ये युवा ही कहलाएंगे। तो ये विश्व का युवा देश ही रहेगा अपना प्यारा देश भारत। और देश का विकास आपको पता है, हमने पहले भी देखा था, युवाओं से ही होगा। जितने ज़्यादा युवा होंगे और जितने ज़्यादा शिक्षित युवा होंगे उतना ही ज़्यादा उस देश का विकास देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मानव श्रम की महत्ता की दृष्टि से भारत अग्रणी देश बना रहेगा। मानव श्रम की दृष्टि से भी भारत अग्रणी देश, दूसरे देशों से आगे बना रहेगा। अब हम देख लेते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को, कि भारत में कितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, लेटेस्ट आंकड़ा वही है अपने पास, तो उसके अनुसार 31.06% लोग तो नगरों में निवास करते हैं और 68.84 करीब करीब 69% जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है। आपको ध्यान ये रखना है कि आज भी वर्तमान में भी अधिकतर लोग गांवों में ही निवास करते हैं। इसका डबल से भी ज्यादा है, नगरों में जितने लोग रहते हैं उससे डबल से भी ज्यादा गांवों में लोग रहते हैं। अब वापस ये अलग अलग सालों के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताया गया है। 1951 यानी कि आजादी के 4 साल बाद ग्रामीण जनसंख्या 82.7 थी, इतनी ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या थी। वहीं नगरीय जनसंख्या तो 17.3% थी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये ग्रामीण जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी हर 10 साल में। 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 में ये ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम, ये 82.7 से 82 हुई, फिर 80 हुई, 76 हुई, ऐसे करके आपको 2011 में ये 68.84% है। और नगरीय जनसंख्या सामने बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ये 31.6 हो गई है। पहले 17 थी 1951 में, ये 31.6% हो गई है। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या हालांकि नगरीय जनसंख्या से डबल से भी ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या कम हो रही है और नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। कारण, लोग गांवों से नगरों की तरफ आ रहे हैं। क्या कारण है? यहां पर बेहतर रोजगार के अवसर है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के सुविधाएं बहुत अच्छी से मिल रही है। जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, उस क्षेत्र को नगरीय सीमा में गिना जाता है। नगर किसको बोलते हैं? यहां पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि जिस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व यदि 400 व्यक्ति हो प्रति वर्ग किलोमीटर और उससे ज्यादा हो तो वो नगरीय सीमा में गिन लिया जाता है। और नगरों में कार्यशील पुरुष, ये जनसंख्या जो है वो न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। नगरों में जो पुरुष काम कर रहे हैं उसका 75%, कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होता है। मतलब कि ये कृषि का काम नहीं करते हैं, कृषि के अलावा दूसरा काम करते हैं, जैसे कि हो सकता है उद्योग का काम करते हो, टीचिंग का काम करते हो, डॉक्टर हो। यानी कि नगरीय जनसंख्या में ज्यादातर पुरुष जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है, अभी हमने टेबल रूप में देखा। नगरीय सीमा में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आपने नाम सुने होंगे, नगर पालिका, नगर परिषद, ये क्या होते हैं? ये नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 55 थे। मतलब 2011 की जब जनगणना हुई तब ऐसे कितने नगर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी ज्यादा है? ऐसे 55 नगर पाए गए थे। वहीं जो बंबई है, जिसको हम मुंबई कहते हैं, इसमें 1.84 करोड़, इसको आप 2 करोड़ के आसपास समझिए। तो अकेले बंबई नगर में 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या पाई गई और यह भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, 6-3 करोड़। कोलकाता में 1.4 करोड़। मतलब यहां पर भारत के बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले बड़े बड़े नगर दिए हुए हैं, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। इसमें आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? बंबई, जिसे हम मुंबई कहते हैं, ये महाराष्ट्र की राजधानी है। वहीं राजस्थान में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये बड़े बड़े महानगर है, इनकी जनसंख्या ज्यादा है। वहीं बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, गंगानगर, ये भी प्रमुख नगर है, यहां की जनसंख्या भी ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाठगत प्रश्न नंबर 10। भारत में 2011 के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इसके अनुसार युवा जनसंख्या कितनी है? अभी हमने देखा 35.6 करोड़। ये जो क्वेश्चन है पाठगत प्रश्न, उनको आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? अभी हमने देखा नगरीय या शहरीय जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। हमने देखा था कि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या का डबल से भी ज्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या 68 या 69% के आसपास है, और नगरीय जनसंख्या कितनी है? ये 31.6% है। इसे आप 32% लिख सकते हो। तो ये थे कुछ पाठगत प्रश्न। तो आज की क्लास को हम यहीं थामते हैं। आज की क्लास में हमने प्रमुख रूप से क्या देखा? साक्षरता दर भारत में कितनी है, इसके अलावा टेबल रूप में भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 4 आंकड़े अलग अलग देख लिए। उसके बाद हमने देखा युवा शक्ति कितनी है भारत की, और उसके बाद लास्ट में देखा हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में रह सके। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।